राष्ट्रीय सुरक्षा या राष्ट्रीय रक्षा एक संप्रभु राज्य की सुरक्षा और रक्षा है जिसमें उसके नागरिक, अर्थव्यवस्था और संस्थान शामिल हैं, जिसे सरकार का कर्तव्य माना जाता है। मूल रूप से सैन्य हमले के खिलाफ सुरक्षा के रूप में कल्पना की गई राष्ट्रीय सुरक्षा को व्यापक रूप से गैर सैन्य आयामों को शामिल करने के लिए समझा जाता है, जिसमें आतंकवाद से सुरक्षा, अपराध को कम करना, आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और साइबर सुरक्षा। इसी तरह राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों में अन्य राष्ट्र राज्यों की कार्रवाइयों के अलावा हिंसक गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा की गई कार्रवाई, मादक पदार्थों के कार्टेल द्वारा और बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा और प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव भी शामिल हैं। सरकारें एक राष्ट्र राज्य की सुरक्षा की रक्षा के लिए राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य शक्ति के साथ साथ कूटनीति सहित कई उपायों पर भरोसा करती हैं। वे जलवायु परिवर्तन, आर्थिक असमानता, राजनीतिक बहिष्कार और परमाणु प्रसार जैसे असुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय कारणों को कम करके क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा की स्थिति बनाने के लिए भी कार्य कर सकते हैं। परिभाषाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा अस्पष्ट बनी हुई है, जो सरल परिभाषाओं से विकसित हुई है, जो सैन्य खतरे से और राजनीतिक जबरदस्ती से स्वतंत्रता पर जोर देती है। आज तक प्रस्तावित कई परिभाषाओं में निम्नलिखित हैं, जो दर्शाती हैं कि गैर सैन्य चिंताओं को शामिल करने के लिए अवधारणा कैसे विकसित हुई है। राष्ट्रीय सुरक्षा राजनीतिक लचीलापन और परिपक्वता, मानव संसाधन, आर्थिक संरचना और क्षमता, तकनीकी क्षमता, औद्योगिक आधार और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता और अंत में सैन्य शक्ति का एक उपयुक्त और आक्रामक मिश्रण है। भारत का राष्ट्रीय रक्षा महाविद्यालय 1996। राष्ट्रीय सुरक्षा का विशिष्ट अर्थ विदेशी श्रुतलेख से मुक्ति है। हेरोल्ड लासवेल 1950। राष्ट्रीय सुरक्षा के आयाम। शारीरिक सुरक्षा। व्यवहार में राष्ट्रीय सुरक्षा मुख्य रूप से शारीरिक खतरों के प्रबंधन और ऐसा करने के लिए उपयोग की जाने वाली सैन्य क्षमताओं से जुड़ी होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा को अक्सर एक राष्ट्र की क्षमता के रूप में समझा जाता है कि वह अपनी सीमाओं की गारंटी के लिए सैन्य बलों को जुटा सके और सैन्य आक्रमण और गैर राज्य अभिनेताओं द्वारा हमलों सहित शारीरिक खतरों से सफलतापूर्वक बचाव कर सके। बुनियादी ढांचे की सुरक्षा। बुनियादी ढांचे की सुरक्षा बुनियादी ढांचे, विशेष रूप से महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे जैसे हवाई अड्डों, राजमार्गों, रेल परिवहन, अस्पतालों, पुलों, परिवहन केंद्रों, नेटवर्क संचार, मीडिया, बिजली ग्रिड, बांधों, बिजली संयंत्रों, बंदरगाहों, तेल की सुरक्षा के लिए प्रदान की जाने वाली सुरक्षा है। कंप्यूटर सुरक्षा। कंप्यूटर सुरक्षा, जिसे साइबर सुरक्षा या आईटी सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है, कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे कंप्यूटिंग उपकरणों की सुरक्षा के साथ साथ निजी और सार्वजनिक नेटवर्क और इंटरनेट जैसे कंप्यूटर नेटवर्क को संदर्भित करता है। यह हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, लोगों और उन प्रक्रियाओं की सुरक्षा से संबंधित है जिनके द्वारा सिस्टम का उपयोग किया जाता है, और अधिकांश समाजों में कंप्यूटर सिस्टम पर बढ़ती निर्भरता के कारण इस क्षेत्र का महत्व बढ़ रहा है। राजनीतिक सुरक्षा। इसलिए राजनीतिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन, युद्ध के कानूनों सहित अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संस्थानों की प्रभावशीलता के साथ साथ राष्ट्रों और अन्य सुरक्षा अभिनेताओं के बीच कूटनीति और बातचीत पर निर्भर करती है। यह अन्य कारकों के अलावा अप्रभावित समूहों के प्रभावी राजनीतिक समावेश और नागरिकों की मानव सुरक्षा पर भी निर्भर करता है। आर्थिक सुरक्षा। आर्थिक सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बनाए रखने और विकसित करने के लिए एक राष्ट्र राज्य की क्षमता है, जिसके बिना राष्ट्रीय सुरक्षा के अन्य आयामों का प्रबंधन नहीं किया जा सकता है। आर्थिक क्षमता बड़े पैमाने पर एक राष्ट्र की रक्षा क्षमता को निर्धारित करती है, और इस प्रकार एक ध्वनि आर्थिक सुरक्षा सीधे किसी राष्ट्र की राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करती है। यही कारण है कि हम देखते हैं कि मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देशों में भी मजबूत सुरक्षा व्यवस्था होती है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, भारत आदि। पारिस्थितिक सुरक्षा। पारिस्थितिक सुरक्षा, जिसे पर्यावरण सुरक्षा के रूप में भी जाना जाता है, पारिस्थितिक तंत्र और जीवमंडल की अखंडता को संदर्भित करता है, विशेष रूप से जीवन रूपों, मानव जीवन सहित की विविधता को बनाए रखने की उनकी क्षमता के संबंध में। पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा ने अधिक ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि मनुष्यों द्वारा पारिस्थितिक क्षति का प्रभाव बढ़ा है। पारिस्थितिक तंत्र का क्षरण, जिसमें ऊपरी मिट्टी का कटाव, वनों की कटाई, जैव विविधता की हानि और जलवायु परिवर्तन शामिल हैं, आर्थिक सुरक्षा को प्रभावित करते हैं और बड़े पैमाने पर प्रवास को बढ़ावा दे सकते हैं। ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा। संसाधनों में पानी, ऊर्जा के स्रोत, भूमि और खनिज शामिल हैं।
एक राष्ट्र के लिए अपने उद्योग और आर्थिक शक्ति को विकसित करने के लिए पर्याप्त प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता महत्वपूर्ण है। दृष्टिकोण। भारत गणराज्य की राष्ट्रीय सुरक्षा की स्थिति उसकी आंतरिक स्थिरता और भूराजनीतिक हितों से निर्धारित होती है। जहां भारत के लाल गलियारे में अलगाव और सुदूर वामपंथी आतंकवाद की मांग करने वाले भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर में इस्लामी उभार भारत की आंतरिक सुरक्षा में कुछ प्रमुख मुद्दे बने हुए हैं, वहीं पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों से आतंकवाद नई दिल्ली के लिए एक प्रमुख चिंता के रूप में उभर रहा है। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का प्रमुख होता है, सभी प्रकार की खुफिया रिपोर्ट प्राप्त करता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नीति पर भारत के प्रधानमंत्री का मुख्य सलाहकार होता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में भारत के रक्षा, विदेश, गृह, वित्त मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष इसके सदस्य हैं और यह सभी पहलुओं में भारत की सुरक्षा के लिए रणनीतियों को आकार देने के लिए जिम्मेदार है। भारत में अवैध अप्रवास, जिनमें से अधिकांश बांग्लादेश और म्यांमार के मुसलमान हैं, रोहिंग्या मुसलमान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हैं। दिल्ली में लगभग 40,000 अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुस्लिम प्रवासियों की एक संगठित आमद है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करते हैं, राष्ट्रीय एकता के लिए खतरा हैं और जनसांख्यिकी को बदल देते हैं। एक वकील अश्विनी उपाध्याय ने इन्हें पहचानने और निर्वासित करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय ICC में एक जनहित याचिका पिल दायर की। इस जनहित याचिका के जवाब में दिल्ली पुलिस ने जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले 28 महीनों में लगभग 500 अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को निर्वासित किया गया है। अनुमानित 600,000 से 700,000 अवैध बांग्लादेशी हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR क्षेत्र में विशेष रूप से गुरुग्राम, फरीदाबाद और नूह, मेवात क्षेत्र के साथ साथ भिवानी और हिसार के आंतरिक गांवों में रोहिंग्या आप्रवासी। उनमें से ज्यादातर मुस्लिम हैं जिन्होंने नकली हिंदू पहचान हासिल कर ली है और पूछताछ के तहत वे पश्चिम बंगाल से होने का दिखावा करते हैं। सितंबर 2019 में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के लिए NRC के कार्यान्वयन की घोषणा की। NRC को अद्यतन करने के लिए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति HS भल्ला के तहत एक कानूनी ढांचा स्थापित करके जो इन अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने में मदद करेगा। From